प्रधानमंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में बीते 10 साल में परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों की दुकान हुई बंद, 370 की टूटी दीवार। विपक्ष को बताया मुगलिया सोच से ग्रसित, कहा आस्था से करते हैं खिलवाड़, वोट बैंक की राजनीति के लिए खाने पीने का वीडियो करते हैं साझा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज उत्तराखंड में करेंगी प्रचार, वहीं पीलीभीत से अखिलेश यादव शुरू करेंगे समाजवादी पार्टी का प्रचार। महागठबंधन की रैली में आज राहुल गांधी और स्टालिन कोयंबटूर में करेंगे चुनाव प्रचार। खरगे ने कर्नाटक में संभाला मोर्चा, नीतीश और तेजस्वी भी बिहार में दमखम के साथ मौजूद। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया हुई शुरू। 7 मई को 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा मतदान। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके के 2 मास्टरमाइंड एनआईए के शिकंजे में। कोलकाता के पास पकड़े गए अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर शाजीब हुसैन, पूछताछ में अहम खुलासों की उम्मीद। दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी बीआरएस नेता के कविता को सीबीआई ने कोर्ट में किया पेश। सीबीआई ने मांगी 5 दिन की रिमांड। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे आमने सामने। लखनऊ के खिलाफ दिल्ली को अब तक पहली जीत की दरकार। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से, और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की 24 की चुनौती के साथ। आईएनडीआईए गठबंधन विकास और विरासत की विरोधी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली के दौरान ये बात कही कि देश के विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति से आगे मुगलिया सोच के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के कानून में किसी को भी खाने पीने की आज़ादी देता है और मोदी भी किसी को नहीं रोकता, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर नवरात्र और सावन के दिनों में वीडियो साझा करते हैं और राजनीति करते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है, मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं, और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। लेकिन ये लोग नहीं जानते, जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने उधमपुर में चुनावी हुंकार भरते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है और दलितों पिछड़ों को हक मिला है। कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने
शाहपुर कंडी डैम को कैसे दशकों तक लटकाए रखा। जम्मू के किसानों के खेत सूखे थे, गांव अंधेरे में थे, लेकिन हमारे हक का रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था। मोदी ने किसानों को गारंटी दी थी और इसे भी पूरा करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा भाजपा के लिए कभी नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश के लोग बीते 500 साल से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जनभावना को कभी नहीं समझा। चुनावी कारनामे की वजह से कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से भी दूरी बनाई। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अरे राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब यहां अंग्रेज सल्तनत भी नहीं आई थी। राम मंदिर का संघर्ष 500 साल पुराना है, जब कोई चुनाव का नामो निशान नहीं था। जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े तो भारत के लोगों ने अपने धर्म स्थलों को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। वर्षों तक लोगों ने अपनी ही आस्था के लिए क्या क्या नहीं झेला। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, लेकिन जब रामलला के टेंट बदलने की बात आती थी, टेंट पर जो ताड़पत्री वो बदलने की बात आती थी, तो लोग मुंह फेर लेते थे, अदालतों की धमकियां देते थे। बारिश में रामलला का टेंट टपकता रहता था और रामलला के भक्त टेंट बदलवाने के लिए अदालतों के चक्कर काटते रहते थे। जम्मू कश्मीर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के रण में भी उतरेंगे। पहले बाड़मेर में प्रधानमंत्री की रैली होगी, उसके बाद दौसा में रोड शो करेंगे। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार के तौर पर बेनीवाल को टिकट दिया है। बात करें दौसा की तो दौसा वो इलाका है जो सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। यहाँ कांग्रेस से मुरारीलाल मीणा और बीजेपी से कन्हैया लाल मीणा के बीच कड़ा मुकाबला है। मुरारीलाल मीणा सचिन पायलट के करीबी नेता माने जाते हैं। ऐसे में यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की रैली बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब की बार 400 पार के नारे के साथ पूरे देश भर में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह आज उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचेंगे, जहां मुरादाबाद और संभल लोकसभा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। भाजपा ने मुरादाबाद सीट से सर्वेश सिंह और संभल लोकसभा सीट से परमेश्वर लाल सैनी को मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश के बाद अमित शाह तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां वो आज शाम मदुरै में रोड शो कर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे।
और अब बात बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती आज उत्तराखंड में अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। हरिद्वार में उनकी चुनावी रैली होगी। बीएसपी ने उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी ने टिहरी गढ़वाल से नीम चंद्र छुरियाल, पौड़ी गढ़वाल से धीर सिंह बिष्ट, अल्मोड़ा से नारायण राम, नैनीताल उधम सिंह नगर से अख्तर अली माहीगिर और हरिद्वार से जमील अहमद को चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल समाजवादी पार्टी ने भी मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज पीलीभीत में चुनावी रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार को मैदान में उतारा है। पीलीभीत सीट से सपा उम्मीदवार का मुकाबला भाजपा के जितिन प्रसाद से है। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी के एक विधायक हमीदुर रहमान ने खुलेआम धमकी दी है। कहा है कि 26 तारीख को सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, उसके बाद हमारी फोर्स के साथ ही रहना है। कुछ भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम के लोग ताक में हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सेंट्रल फोर्स 26 तारीख तक है, उसके बाद हमारी ही फोर्स के साथ रहना है। अगर भाजपा, कांग्रेस या सीपीएम के साथ लोगों ने कुछ किया तो हम उसका जवाब देंगे। मैं भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम के लोगों से अनुरोध करता हूं कि मूल्यवान वोट नष्ट ना करें, कोई बदनामी ना करें। 26 तारीख को सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, उसके बाद हमारी फोर्स ही रहेगी, तब वे अभियोग पंजीकृत कराने ना आए। हमीदुर रहमान 2001 में पहली बार चोपड़ा सीट से विधायक चुने गए थे। 2006 के चुनाव में वो कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए थे। इसके बाद साल 2011 से लगातार 3 बार से वो यहां से जीतते आ रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में हमीदुर रहमान ने बीजेपी के शाहीन अख्तर को 60,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। तमिलनाडु की सभी सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदाताओं को लुभाने और अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए अब चेन्नई में चुनाव प्रचार चरम पर है। यहां पर प्रत्याशी गली गली और मोहल्ले में लोगों के पास सीधे पहुंच रहे हैं। ऐसे में उत्तरी चेन्नई इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने और बात की यहां प्रचार कर रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आरसी पॉल कनगराज से। चेन्नई की 3 लोकसभा में से एक उत्तरी लोकसभा का इलाका बेहद पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर हमेशा डीएमके और एआईएडीएमके बाजी मारते रहे हैं। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ अपने कनकराज उम्मीदवार जो कि एक वकील हैं उनको लेकर यहाँ पर चुनावी मैदान में सामने आई है। हमारे साथ हैं उत्तरी चेन्नई से आरसी पॉल कनकराज जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। ऑन व्हाट इश्यूज यू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट? You have earlier also have elections, so this time what is new? The new one is I am in BJP. The infrastructure of this party is very well grown up, and the problem of this area, the North Chennai is a vast area. It's a old Chennai, and no progress for the past 60 years. 12 times people won. What are the social issues and what kind of peace you are going to establish in this area? A family man should sleep at home with all sorts of peace. He must have everything, water, food and good sleep. That basic amenities is not here and that's the lagging. So that I would like to fulfill it. That is the demand all over. तो हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इलाके के पिछड़ेपन और जो तमाम नागरिक समस्याएं हैं उनको चुनावी मुद्दा तो बना ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और चमत्कार उन्हें लगता है कि इस बार उनकी जीत को सुनिश्चित कर पाएगा। कैमरामैन भीम के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, उत्तर चेन्नई। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपने गृह प्रदेश कर्नाटक के कलबुर्गी और बीदर में चुनावी जनसभाएं कर कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से समर्थन मांगेंगे। कलबुर्गी से खड़गे के दामाद राधाकृष्णन डोडामणि कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं बीदर से सागर खंडरे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कर्नाटक दौरा, बीदर और कलबुर्गी में चुनावी जनसभा करेंगे संबोधित। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए जनता से मांगेंगे समर्थन।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने के लिए कोई भी पार्टी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के सीधी और छिंदवाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद जेपी नड्डा महाराष्ट्र के गोंदिया में चुनावी रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस के जीतू पटवारी भी विदिशा लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा की नामांकन रैली को संबोधित करेंगे। अमृतसर से भाजपा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू, जो कि अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में भी देश की सेवा कर चुके हैं, उन्होंने डीडी न्यूज से हुई बातचीत में बताया कि एक नेता के तौर पर जनसेवा की नई पारी के लिए उनकी क्या क्या योजनाएं हैं। अमृतसर और वहां की जनता के विकास में अपने अनुभव से वो कैसे परिवर्तन लेकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अमृतसर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रत्याशी श्री तरनजीत सिंह संधू, जो इस वक्त दूरदर्शन के साथ हैं और ये अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे हैं, इनकी क्या योजनाएं हैं भविष्य में अमृतसर को लेके, शहर के विकास के लिए आपके जहन में क्या योजनाएं हैं, मतलब इसकी सुंदरता को लेके, ट्रैफिक को लेके, इस तरह की। सर देखेंगे कि कई चीज़ों में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट और फैक्ट्रियां इंडिया में खुल रही हैं। IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, वो अब भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं जी, और उसके साथ भारत में नौकरियां भी आएंगी जी। अमृतसर और पंजाब इसको किसी तरह से मिस कर रहा है। इसमें कई तरीकों से एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टूरिस्ट, सारे एरियाज में अमृतसर बहुत तरक्की कर सकता है। विदेशों में जो बसे हुए भारतीय हैं, उनके द्वारा पंजाब में, खासकर अमृतसर में निवेश की आपने कई दफा आपके रहता है जहन में कि वो भी आप कर सकते हैं। विजिटर से टूरिस्ट बना दे तो 3-3 दिन कम से कम ये लोग यहाँ पे रहेंगे और यहाँ की इकोनॉमी प्रगति करेगी। इस शहर में मटर होते हैं, गोभी होती है, टमाटर होते हैं, कम से कम 15 वेजिटेबल्स, हैंडीक्राफ्ट्स। यही चीजें अगर हम अमेरिका के साथ कनेक्ट कर दें, और ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। 1 साल पहले हमने हीरो साइकिल वॉलमार्ट के साथ कनेक्ट किए, आज अमेरिका में हीरो साइकिल बिकते हैं। तो नौकरियां कहाँ बढ़ी? लुधियाना में। इसी तरह अमृतसर में बढ़ सकती है। यहाँ के लोकल बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो आपने देखा कि तरनजीत सिंह संधू जी के जो विचार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अमृतसर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रत्याशी हैं, अपने अमृतसर के लिए जहाँ के ये बले पड़े हुए हैं और अपने पूरे पंजाब के कंटेक्स्ट में भी इनके विचार जो हैं उसकी भलाई के लिए, उसके भविष्य के लिए हैं। दूरदर्शन के लिए अमृतसर से मैं राजेश बाली। ये थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद की पेशकश करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान खुद को असमर्थ महसूस करता है तो भारत आतंकवाद को रोकने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं पाकिस्तान से यही अपेक्षा करता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर यदि वह भारत को डिस्टेबलाइज करने की, अस्थिर करने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका भी सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो भारत का सहयोग प्राप्त करें। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। यदि उनकी मंशा साफ है कि आतंकवाद का सिलसिला बंद होना चाहिए, तो अकेले प्रयत्न करें, उसे समाप्त करें, या पड़ोसी देश भारत का सहयोग ले लें, दोनों मिलकर उसे समाप्त करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देशवासियों का हक छीनने वालों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में यह कार्रवाई और तेज होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण के साथ जन कल्याण के कार्यों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि साल 2014 में सरकार बनने के साथ ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। डीबीटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज इस वजह से 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी नाम और ऐसे लाभार्थी कागजों से हटे हैं और सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी के पास भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उनमें से केवल 3% ही राजनीति से जुड़े व्यक्तियों के हैं। बाकी 97% मामले अधिकारियों और अन्य अपराधियों से संबंधित है। इनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोगों का हक छीनने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। लोकसभा चुनाव पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष भी यह मानकर चल रहा है कि एनडीए की ही सरकार आएगी, इसलिए चुनाव में अपनी हार पक्की जानकर विपक्ष उत्साहहीन है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने अभी से ईवीएम का बहाना भी अपनी पोटली से निकाल लिया है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। साथ ही अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजाद होकर कश्मीर देश की विकास गाथा का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि अब हम 2047 में विकसित भारत का विजन लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में जो हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है, हमें देश को बहुत आगे ले जाना है। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मैंने हर उस काम को करके उस बीड़ा को उठाया है जिसे पिछली सरकारों ने असंभव मान लिया था। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने ब्लास्ट को अंजाम देने वाले 2 मास्टरमाइंड को शिकंजे में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों को कोलकाता के पास से हिरासत में लिया गया है। उनके नाम अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर शाजीब हुसैन है। जांच एजेंसी ने पहले मुख्य आरोपी मुसाविर शाजीब हुसैन की पहचान की थी, जिसने विस्फोट को अंजाम दिया था। इस मामले में एक अन्य साजिशकर्ता अब्दुल मतीन ताहा की पहचान भी की थी, जो अन्य मामलों में भी वांटेड है। बीआरएस नेता के कविता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के लिए सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड की मांग की है। के कविता को आपराधिक साजिश और खातों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत सीबीआई ने कल हिरासत में लिया था। सीबीआई ने कहा है कि के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। एक बड़े व्यवसायी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति के जरिए मदद का आश्वासन दिया। अपने दावे के समर्थन में सीबीआई ने सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान का भी हवाला दिया है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि बुच्ची बाबू के व्हाट्सएप चैट के और जमीन के सौदों से जुड़े दस्तावेजों को लेकर के कविता से पूछताछ की गई है। कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत दिलाने में के कविता की अहम भूमिका है। आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया पेश हुए थे। अब 24 अप्रैल को ही आरोप तय करने पर बहस होगी। मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की, जिस पर 2 बजे सुनवाई हो सकती है। और आपको सीधे लिए चलते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह की मुरादाबाद में चुनावी रैली हो रही है। 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है
ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाएंगी। हमारे गुजरात में कहते हैं पूत के लक्षण पालने में से पहला चुनाव कहां है भाई, बताओ तो जरा। पहला चुनाव कहां है? अब ये पश्चिम वाले जैसा करेंगे ऐसा पूरा उत्तर प्रदेश करेगा, ठीक है ना? तो पश्चिम वालों ने बरोबर आगे बढ़ना है क्या? जरा जोर से बोलो, बढ़ना है क्या? मित्रों, आने वाले दिनों में एक एक घर से एक एक युवा, एक एक माता बहन भाई, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़ा, सभी निकलकर कमल के निशान पर, माता बहन भाई, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़ा, सभी निकलकर कमल के निशान पर बटन दबाने का ये चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव में आप ठाकुर सर्वेश सिंह को वोट दोगे, परमेश्वर लाल सैनी को जो है, यहां ठाकुर सर्वेश सिंह को वोट दिया, वहां मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, मोदी जी ने 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाया। अब आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, मोदी गारंटी है कि इस बार तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी बना देंगे। अभी मोदी जी ने 1 लाख करोड़पति, लखपति दीदी बनाए हैं। 1 लाख गरीब बहनों को लखपति बनाया है। 1 करोड़ अगर तीसरी बार बने तो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम मोदी जी पूरा कर देंगे। भाई और बहनों, आपने 2 बार मोदी जी को चुन कर दिया। मैं आज कहने आया हूं, मोदी जी ने सारे वादे पूरे कर दिए, सारे वादे। कभी हमारा मजाक उड़ाते थे, ए राहुल बाबा के मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। उड़ाते थे ना मजाक। मैंने बहुत मजाक सहन किया। 14 से 19 में मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। भाई और बहनों, 500 साल के बाद 500 साल के बाद रामलल्ला टेंट की जगह अपने बड़े मंदिर के अंदर अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। इस रामनवमी को रामलल्ला का जन्मदिन अयोध्या के मंदिर में बनेगा। भाई और बहनों, मुझे बताओ मुरादाबाद वालों, ये मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों लोग मंदिर का विरोध करते रहे। मोदी जी ने बना भी दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया। और आगे मैं बताना चाहता हूं, इनको निमंत्रण भेजा गया 22 जनवरी का, वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी नहीं हुए, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है, अपनी वोट बैंक का डर लगता है। भाई और बहनों, मैं आज मुरादाबाद वालों को कहने आया हूं, जिन्होंने सालों तक ये मंदिर को बनने नहीं दिया, उनमें इतनी नैतिक हिम्मत भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रह जाए।
मुरादाबाद से भाजपा प्रत्याशी ठाकुर सर्वेश सिंह के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह वोट के लिए अपील कर रहे थे। उन्होंने ये विश्वास जताया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में मोदी सरकार ने लगातार सफलताएं हासिल की हैं और आगे भी विकास की बयार यूं ही बहती रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन आप देखेंगे एक्सप्रेस 100 मेरी सहयोगी संध्या के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। चाय की